बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक आपने वीडियो देखी और वो बार बार सोशल मीडिया पे वायरल की जा रही है JUIF की जानिब से और कुछ और लोगों की जानिब से। JUIF ने एक रद्दअमल भी दिया है एक वाक़े पे, और उनके रद्दअमल से ऐसा लगता है कि उनके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। राशिद सोमरू, इनकी रेंजर्स के साथ लड़ाई हुई तलाशी लेने के मामले पे बकौल इनके। वो वाक़या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, बैकग्राउंड क्या है वो भी आपको बता देता हूँ, और वहाँ ऐसा क्यों हुआ ये भी आपको बता देता हूँ। रेंजर्स ने क्या कहा और इन्होंने क्या कहा वो भी आपको बताता हूँ, और कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूँ जो बड़े इंटरेस्टिंग है। लेकिन पहले JUIF का रद्द अमल आप देखें। कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने दायरा इख्तियार से तजावज़ ना करें। बाज़ अनासर इदारों और अवाम में नफरत पैदा करने का सबब बन रहे हैं। ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मरकजी तर्जुमान असलम गौरी। JUI का रद्द-ए-अमल। JUI आइन और कानून का एहतराम करती है, लेकिन इदारों में बैठे बाज़ लोग इदारों की बदनामी का बायस बनते हैं। इदारों में मौजूद बाज़ अनासर को मुअज़्ज़ज़ शहरियों की इज्जतों से खेलने की इजाज़त किसी सूरत नहीं देंगे। हमारे कायदीन शहीद किए गए, कातलाना हमले हुए, खुदकुश हमले हुए। हमने आइन और कानून का एहतराम किया, कोई इसको हमारी कमज़ोरी ना समझे। रेंजर्स अफसरान और JUI क़यादत की हिकमत अमली से सिंध बड़े बहरान से बच गया है। दहशत गर्दों और आम शहरियों में फ़र्क रवा रखा जाए। तर्जुमान JUI। और किसी भी शहरी के साथ गंदे सलूक की मजम्मत करती है JUI। DG रेंजर जिम्मेदारान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करें, असलम गौरी का मुतालबा। हुआ क्या था ज़रा वाक़या आप दोनों से सुन लें। ये पहले तो थोड़ा ये कि इसका बैकग्राउंड क्या है। राशिद सोमरू साहब खालिद सोमरू साहब के बेटे हैं, और राशिद सोमरू साहब का ये पहला धरना नहीं है, ये पहले भी देते रहे हैं। ये बेसिकली खालिद सोमरू साहब जो थे एक मजहबी रहनुमा, इनको लोग जानते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे अगर आप मुकामी सतह पे पता करें तो ये कौम परस्त रहनुमा हैं। इनका इंतकाल हो गया, लेकिन बेसिकली ये कौम परस्त हैं। ये मजहबी रहनुमा नहीं है, कौम परस्त रहनुमा है। बड़ा क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ। और उनके बेटे राशिद सोमरू भी ऐसे ही हैं। खालिद सोमरू साहब का 2015 में इंतकाल हो गया था, और उसके बाद दिसंबर 2015 में जो हाईवे है लाड़काना इंडस हाईवे, उसके ऊपर एक धरना दिया था इन्हीं राशिद सोमरू साहब ने, यह मुतालबा करते हुए कि मेरे वालिद का मुकदमा फौजी अदालत में चलाया जाए। आज फौज के साथ इनका फड्डा पड़ा हुआ है, और ये फौज को कह रहे हैं कि आप हुब्बुल वतन हम गद्दार, ये कह रहे हैं। इसी फौज की अदालत पे इनको भरोसा था, और किसी अदालत पे भरोसा भी नहीं था। ये चाहते थे कि इनके बाप के कत्ल का मुकदमा चले फौजी अदालत में, तो वहाँ पे फिर मुकदमा 2016 में शिफ्ट कर दिया गया था इनके धरनों के बाद और इनके मुतालबात के बाद। तो ये है जी राशिद सोमरू साहब का छोटा सा तारुफ। ये भी एक कौम परस्त रहनुमा है। JUI फे में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की हुई है, और मदारिस जो बहुत सारे सिंध में बड़ी शाहराहों के किनारों पर मदारिस बने हुए हैं बहुत सारे, उन मदारिस में तलबा हैं। उनको इस्तेमाल करते हुए जब चाहें ये सड़कें बंद कर सकते हैं, ये जब चाहें सिंध को ब्लॉक कर सकते हैं, अगर इनको कोई ताकत के ज़रिए ना रोक पाए तो। जो इन्होंने एक जुमला बोला उसका तकब्बुर या रऊनत आप देखें उस जुमले में कि कितने शानदार तरीके से इन्होंने कहा कि 1 मिनट में घोटकी से कराची तक बंद ना हो तो मुझे जो सज़ा चाहो दे देना। देखो मैं कैसे बंद करता हूं घोटकी से कराची तक। यानी ये तो एक तकब्बुर वाला जुमला है, लेकिन सच्ची बात ये वो कर सकते हैं, इसलिए कि बड़ी बड़ी शाहराहों के साथ उनके बड़े बड़े मदारस हैं, और मदारस के तलबा को वो जब चाहें उन सड़कों पे लाके बिठा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने हर जगह के ऊपर मुंतज़मीन रखे हुए हैं, पूरी एक तंजीम बनाई हुई है। फजलुर रहमान साहब जब जाते हैं तो ये जाम शुरू में 2 बड़े मदारस हैं, जब जाते हैं तो फजलुर रहमान साहब वहीं पर जाते हैं और इन्हीं के मेहमान होते हैं। फजलुर रहमान साहब की अपनी पार्टी कराची हैदराबाद में कुछ हद तक है, लेकिन इंटीरियर के अंदर उनकी पार्टी इन लोगों की वजह से है। राशिद सोमरू, ये राशिद सोमरू वही साहब हैं जिन्होंने गाली दी थी निसार खोड़ू साहब को पीपल्स पार्टी के, और पीपल्स पार्टी से अपने बंदे लगवाने का कहा था। मैंने आपको एक खबर ब्रेक की थी, जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी थी और पीपल्स पार्टी ने सबको बुलवाया था अपने पास, और उससे पहले रायगढ़ में एक इजलास हुआ था। तो उस वक्त फजलुर रहमान साहब की पीपल्स पार्टी से एक लड़ाई हो गई थी कि हमारे बंदे लगाओ, हमारे बंदे लगाओ, क्योंकि ये राशिद सोमरू बज़िद थे कि जो इनके पास ज़िले हैं, जामशोरू का इलाका है उसकी सराउंडिंग में, इवन लाड़काना तक में, ये चाहते थे इनके DC और इनके AC और इनके ऑफिसर्स लगें
पुलिस वाले भी इनकी मर्जी के लगें ताकि कंट्रोल इनके पास रहे। लेकिन उस पर लड़ाई हो गई और उस लड़ाई की जो एक वीडियो थी वो वीडियो रायवंड में पेश की गई पीपल्स पार्टी की जानिब से। फजल रहमान साहब को भी दिखाई गई, नून लीग की क़यादत को भी दिखाई गई कि इनके बंदे सिंध में हमारे साथ ये ज्यादती कर रहे हैं, हमें दबाव डाल रहे हैं कि ये बंदा लगाओ, ये ना लगाओ, फिर गालियां भी देते हैं, बदमाशी भी करते हैं। तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा। आप हमारे इत्तेहादी है, हम पे दबाव डाल रहे हैं, हमारे पास तो सिर्फ एक सूबा है काम करने के लिए। तो उस पर मौलाना फजल रहमान साहब ने बाद में जरदारी साहब को फ़ोन भी किया था और तय पाया था कि 3 हफ्ते के बाद दोबारा मिलेंगे, लेकिन ये मामला रिजॉल्व नहीं हो सका था। और इसी वजह से मौलाना फजल रहमान साहब लाड़काना नहीं गए थे जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बरसी थी, और लाड़काना से मौलाना फजल रहमान साहब के पोस्टर भी उतार दिए गए थे पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से कि जनाब इनके पोस्टर भी उतारो, तो ये हमारे बीच में शामिल नहीं है। तो तब ये दूरियां पैदा हुई थी। दूरियों की वजह इंटीरियर सिंध में राशिद सोमरू का बढ़ता हुआ असर रसूख था, जो मदारिस और कौम परस्त लिहाज से जो उनकी 2 ताकतें हैं उनको वो इस्तेमाल कर रहे थे सिंध की हुकूमत के खिलाफ। तो ये तो हो गया जी क्लियर। अब उस दिन क्या हुआ, ये जामशोरू के करीब से कोई थर्मल पावर है उसके पास से गुजर रहे थे, वहाँ पे एक नाके लगे हुए जगह जगह पे, पुलिस भी होती है, रेंजर्स भी होती है, इदारे अपना काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ इनकी गाड़ी को रोका गया। अब 5 इल्ज़ामात हैं, 4 इल्ज़ामात हैं बड़े जो राशिद सोमरू साहब ने लगाए हैं। नंबर 1 कि उन्होंने कहा कि मैंने कागज़ दिखाए, नंबर 1। दूसरा उन्होंने कहा मेरे भाई को गाड़ी से निकाला गया। तीसरा उन्होंने कहा मेरे भाई की तलाशी ली गई। चौथा उन्होंने कहा फैमिली गाड़ी में थी, गाड़ी की तस्वीरें बनाई गई। ये 4 बड़े इल्ज़ामात उन्होंने लगाए और वो ये कह रहे थे कि मुझे बताएं कि ऑर्डर आपको कहाँ से मिला है। बड़ा क्लियरली वो कह रहे थे। अब आ जाए इस बात पे कि उस दिन हुआ क्या, जो वहाँ से फैक्ट्स इकट्ठे हुए, यह जो रेंजर का मौक़िफ़ है और वो हल्फन कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने गाड़ी रोकी और हमने देखा दाढ़ियों वाले लोग हैं, हमें इज़्ज़तदार बंदे लगे, इनसे इनका नाम पूछा गया। इन्होंने कहा जी मेरा तारुफ है राशिद सोमरू। लेकिन मैं राशिद सोमरू को नहीं जानता था, जो ऑफिसर वहाँ पे मौजूद था उसने कहा जी मैं नहीं जानता था, इसलिए मैंने उन्हें कहा जी अपना कार्ड आप दिखा दें कि आप राशिद सोमरू हैं, कार्ड दिखाएं तस्दीक हो जाएगी। इस पर उन्होंने कहा मैं कार्ड नहीं दिखाता, उन्होंने कार्ड नहीं दिखाया। ये अक्सर होता है इशारों के ऊपर। ताकतवर आदमी होता है ना, जिसके बाद 2-3 गाड़ियों या 2-3 गाड़ियों में थे, ताकतवर आदमी होता है, उससे कार्ड पूछो, उससे ये पूछो कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, तो वो आगे से गुस्सा करता है, बदतमीजी करता है, बेइज्जती महसूस करता है ना इस बात की कि मेरे से कौन होता है पूछने वाला। 2 टके का ऑफिसर बाहर धूप में खड़ा हुआ है ड्यूटी के ऊपर, मुझे कैसे पूछ सकता है। लिहाजा उन्होंने गुस्सा किया और कहा मैं नहीं दिखाता कार्ड। वो रेंजर वाले की नज़र पड़ी, सामने हथियार पड़ा हुआ था। उसने कहा जी हथियार आपका है? कहा जी मेरा है। और इतने में उन्होंने कहा जी हथियार के भी कागज़ आपको दिखाने होंगे। इतने में सिक्योरिटी वाले आ गए। उन सिक्योरिटी वालों में सरकारी लोग थे। उन्होंने आगे बताया जी हम सरकारी बंदे हैं, हम मौलाना साहब की सिक्योरिटी के ऊपर हैं और ये राशिद सोमरू साहब हैं, JUIF से इनका ताल्लुक है। उन्होंने कहा जी आप आपके जो वेपन है वो सरकारी है? उन्होंने कहा जी हमारे पास सरकारी वेपन है। आपके सर्विस कार्ड हैं? उन्होंने कहा जी हैं। अपने कार्ड दिखा दें। उन्होंने जो सिक्योरिटी वाले उनके सर्विस कार्ड देखे और उनके कार्ड की तस्वीरें बना ली। उसके बाद उनके वेपन चेक किए, उनको छोड़ा और कहा कि जो आपके साहब के पास हथियार है वो उनका अपना है या सरकारी है? तो सिक्योरिटी वालों ने कहा जी वो उनका अपना ज़ाती हथियार है, क्लाशनकोफ। उन्होंने कहा जी फिर वो हथियार जो है उसके कागज़ ज़रूर चेक करवा दें और 2 चीज़ें आप ले आएँ उनसे, एक ID कार्ड ले आएँ, एक लाइसेंस ले आएँ और फिर वेपन के साथ आप मैच करवा दें। होता यह है कि जो ID कार्ड के ऊपर नंबर लिखा होता है वही लाइसेंस के ऊपर होना चाहिए और जो लाइसेंस के ऊपर वेपन नंबर लिखा होता है वही नंबर हथियार के ऊपर कुंदा हुआ होना चाहिए, छपा हुआ होना चाहिए, इम्बोज्ड। तो ये चीज़ें चेक करनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ़ौज की, रेंजर्स की, इदारों की। तो वो गए और जाके वो पेपर ले आए। इन्होंने पेपर चेक किए, पेपर की फ़ोटो बनाई और ये कहा कि जनाब आप हथियार ले आए, अब मैच कर लें। वो हथियार लेने गए तो नासिर सोमरू जो दूसरी गाड़ी में मौजूद थे, राशिद सोमरू के भाई, वो गाड़ी से उतरते हैं और वो वहाँ पे आ जाते हैं और बहस शुरू कर देते हैं। उनको गाड़ी से उतरने का किसी ने नहीं कहा। ये बात उन्होंने क्लेम की थी राशिद सोमरू साहब ने, लेकिन उनके भाई को झूठा किया रेंजर्स वालों ने मौके पर के पूछे इनसे, हमने इनको उतारा, पूछे इनसे, हमने इनकी तलाशी ली, हमने तो सिर्फ ये कहा था कि अपने कागज़ चेक करवाए, हम कागज़ चेक कर रहे थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तो उन्होंने कागज़ वगैरह चेक किए और जब हथियार चेक किया उसके बाद जब ये गाड़ी जा रही थी तो उन्होंने पीछे से जाके जो नंबर प्लेट थी गाड़ी की, ताकि फैमिली अवॉइड हो जाए, पीछे से जाके जो गाड़ी की नंबर प्लेट थी उसकी एक फ़ोटो बना ली ताकि उनके पास रिकॉर्ड आ जाए। अब ये क्यों बना रहे हैं? देखें, सिंध में CCTVs तो लगे ही नहीं, इंटीरियर सिंध में बिल्कुल काम नहीं हुआ,
ना सीसीटीवी है, ना कोई रिकॉर्ड रखने का जरिया है, ना कोई जदीद टेक्निक है, ना वहाँ लैपटॉप और कंप्यूटर लगे हुए हैं। वो ले देकर उनके पास एक तरीका है कि वो मोबाइल से तस्वीर खींच के रिकॉर्ड इकट्ठा कर लेते हैं और वो रिकॉर्ड जमा रखते हैं कि कल को कोई वाकया हो या कोई चीज़ हो तो हमारे पास मौजूद हो कि ये गाड़ी इतने बजे यहाँ से गुजरी थी। और ज़रूरी नहीं है कि इस गाड़ी पे शक हो, इस गाड़ी के साथ भी तो कोई हादसा हो सकता है। लिहाजा ये उनकी ड्यूटी है ये काम करना। वो आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं, चाहे धूप में खड़े हैं, चाहे बारिश में खड़े हैं, चाहे गर्मी में या सर्दी में खड़े हैं, वो वहाँ पे खड़े होकर आपके लिए काम कर रहे हैं। उसको शौक तो नहीं है आपको रोकने का, आपके साथ बहस करने का, आपसे गालियाँ और बदतमीजी सुनने का और आपको चेक करने का, उसको कोई शौक तो नहीं है, वो तो ड्यूटी कर रहा है अपनी। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि वहाँ पे मदारिस हैं, तो राशिद सुमर साहब ने इसको अपनी बेइज्जती समझा और इन्हें गुस्सा आ गया। इन्होंने फ़ोन किया मदारिस में, बंदे बुलवाए, मदारिस के तलबा और उसातिज़ा आ गए और उन्होंने वहाँ पे आके धरना दे दिया। ये वहाँ पे बैठ गए और वहाँ पे इंटीरियर सिंध में अक्सर ऐसे वाक़यात होते हैं। बाकी जो कॉमप्रस लोग हैं वो भी यही करते हैं, फिर रेंजर वाले पुलिस वाले मिन्नतें करके उनको उठाते हैं। रूल ऑफ लॉ तो है ही नहीं, कोई बंदा तलाशी नहीं देना चाहता, कोई बंदा अपने आप को चेक नहीं करवाना चाहता, कोई बंदा किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। आम आदमी के लिए कानून है, ताकतवर के लिए कानून वहाँ पे है नहीं, तो लोगों को आदत है कि हमसे पूछा ना जाए। तो रेंजर्स क्योंकि एक मिलिट्री के ज़रिए असर काम करने वाला इदारा है तो इसकी तरबियत थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन ये भी वहाँ पे बस कोशिश करते हैं कि रास्ता खुला रहे, लोग आते जाते रहें। अब ये लोग शाहराह बंद करके बैठ गए और फिर कहा कि हम कराची तक सब बंद कर देंगे तो माफ़ी मांगो, और क्लेम कर दिया कि जी आपने तलाशी भी ली, आपने बाहर भी निकाला, आपको कागज़ हमने खुद दिखाए। हालांकि उसने साबित किया इनके मुंह के ऊपर कि आपने कागज़ नहीं दिखाए मुझे पहले। जब आपकी सिक्योरिटी दोबारा आपके पास आई उन्होंने कहा जी दिखाने पड़ेंगे, तब आपने उनको दिए, आपने मुझे नहीं दिए। तो ये तो अकड़ थी। तो उसके बाद हुआ ये, और याद रखिएगा ये वही वाले सोमरू साहब हैं जिन्होंने कुछ अर्सा पहले स्टेटमेंट दिया था कि जो चाइना है उसको मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बैठ के समझाया कि इस रास्ते से सी पैक बनाओ, इस तरह तुम्हारा मुल्क तरक्की करेगा। और फिर चाइना को जो आइडियाज़ थे फजलुर रहमान साहब के, उनके बाद चाइना इस काबिल हुआ कि वो सी पैक अब बना रहा है। तो इसके पीछे जो बड़ा दिमाग है, इसके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है, जो जहन है, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का है। कोई इसका क्रेडिट ना ले, ना मुशर्रफ, ना जरदारी, ना इमरान खान, ना नवाज शरीफ और ना शी जिनपिंग जो पैसे लगा रहा है, वो भी ना ले, जो चाइनीज सदर है। ये फजलुर रहमान साहब का एहसान है पूरे एशिया के ऊपर कि एशिया एक ताकत बनने जा रहा है। तो ये तारीफों में तो इस लेवल तक जाते हैं। अब बरतानिया में और अमेरिका के एयरपोर्ट के ऊपर चाहे पतलून उतर जाए, वहाँ इनको कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में कोई इनको इनकी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ पूछ ले कि जनाब आपकी गाड़ी में हथियार है, ये किसका है, या ये पूछ ले इसके कागज़ दिखा दें, या गाड़ी का नंबर पूछ ले। यहाँ पे तो 2 नंबर गाड़ियाँ लेके लोग घूमते हैं और धड़ाधड़ घूमते हैं, हर तरह के लोग घूमते हैं। तो कौन पूछेगा उनको? अगर कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं रोकेगा। लाहौर जो गाड़ी दाखिल हो रही थी उसको वहाँ पे रोका था ना, अगर उसको उस वक्त सही तरह चेक कर लेते तो एक बहुत बड़ा वाकया होने से बच जाता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे भी नुकसान नहीं हुआ, और अगर वहाँ पे भी चेक करते और वो वहाँ पड़ जाती तो वहाँ पे भी नुकसान होता। लेकिन ये पुलिस वाले ड्यूटी करते हैं, रेंजर वाले ड्यूटी करते हैं। ये गाड़ी किसी खुदकुश बम्बार की भी हो सकती थी। और आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि दहशतगर्द फैमिलीज़ को, ख़वातीन को, बच्चों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं ह्यूमन शील्ड के तौर पे। उनको गाड़ियों में लेकर ट्रैवल करते थे ताकि कोई तलाशी ना ले, कोई पूछ ना सके। और ये बड़ा एक सीरियस मसला रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, फौज के लिए, रेंजर्स के लिए, पुलिस के लिए, बहुत परेशान रहे हैं। लेकिन ये वाकया ना कोई इतनी बड़ी बात है, सिर्फ एक मौका ढूंढा है पॉइंट स्कोरिंग का, फौज को गंदा करने के लिए, वर्दी को गाली देने के लिए, वर्दी के साथ बदतमीजी करने के लिए। ऐसे मुल्क नहीं चलेगा। ये बनाना रिपब्लिक थोड़ी है सऊदी अरब के अंदर जहां पे आप जाके कभी उफ नहीं करते। आप सऊदी हुक्मरानों को आप अपना बड़ा भाई समझते हैं। सऊदी हुक्मरानों के आगे आपके अपने जो लीडर्स हैं वो हाथ बांध के खड़े होते हैं। वहां पे एक सिपाही जो है ना, वो हाथ ऐसे करके दे देता है सड़क के ऊपर, यूं एक हाथ देता है सड़क के ऊपर। 400 गाड़ी आ रही है, लाइन में खड़ी हो जाती है, कोई उतर के ये पूछने की जरूरत नहीं कर सकता कि जनाब आपने रोका क्यों है, या कोई साइड से निकल के आगे नहीं जा सकता। वहां पे तो आप चू नहीं करते। अमेरिकन एयरपोर्ट पे आपके साथ जो मर्जी कर दें आप चू नहीं करते। कनाडा में आपके साथ जो मर्जी हो जाए, बरतानिया में आप चू नहीं करते। ये पाकिस्तान के अंदर आपको मुसीबत पड़ती है या पाकिस्तानी फौज से या वर्दी से आपको नफरत है। मेरे ख्याल में ये रवैया बंद होना चाहिए, डिस्करेज होना चाहिए। और पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। इस रवैये की तलाशी लेना उनका हक है, रिकॉर्ड इकट्ठा करना उनका हक है। वहां जो रेंजर का ऑफिसर आया उसने उनको कहा, उसने कहा जनाब बात सुने, यही प्रैक्टिस हो रही है, 2 महीने का पूरा रिकॉर्ड आपको दिखा देंगे। हर गाड़ी को ऐसे ही चेक कर रहे हैं, ऐसे ही तस्वीरें बना रहे हैं, ऐसे ही रिकॉर्ड रख रहे हैं। यहां लोग जाली नंबर प्लेटें लगा के भी गाड़ियां ले जाते हैं। तो
हर बात का जवाब लड़ाई नहीं होता और हर बात का जवाब जो है पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होता। कोई नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें भी होती हैं, लेकिन शायद इनको तब तक वो समझ नहीं आती जब तक कि ये इक़्तिदार में ना आ जाएं। इक़्तिदार में आए तो मेरे वालिद के कत्ल का मुकदमा भी फौजी अदालत में जाना चाहिए। इक़्तिदार में ना हो, फौज सबसे बुरी है क्योंकि उन्होंने हमें गोद से उतारा है, ये रवैया है। अब आखिर में आपको सिर्फ मैं ये बता दूं कि वो रेंजर्स वाले ने तंग आके कि रास्ता तो खुले, लोग तो वहाँ से गुजरें, ये तो नहीं उठेंगे यहाँ से, और धमकी लगा रहे हैं कि हम कराची तक बंद कर देंगे। तो उसने कहा जी अच्छा, मैंने अपनी ड्यूटी की है, अगर आपकी दिलादारी हुई है या आपको मेरे किसी फेल से तकलीफ़ पहुँची है तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो इसका जवाब पता क्या था? अगर तुम गलत थे तभी तो माफ़ी मांग रहे हो ना। यानी ये तो अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके बारे में बताया कि तुम हक़ पर होते हुए अगर झगड़ा छोड़ दो तो ये बहुत बड़ी अज़मत की बात है और इसका अजर अल्लाह ताला देते हैं। तो ये क्या चल रहा है? किसको नीचा दिखा रहे हैं आप? किसको हराना चाहते हैं आप? आपकी रियासत हार जाएगी, आपके रियासती इदारे हार जाएंगे। इस लड़ाई में कूदने का कोई फ़ायदा नहीं है और ना ये कोई लड़ाई है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को और लोगों को इस चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।